पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पूरे चौल के लोग जो हैं अपने ऑर्नामेंट्स जो भी जमा पूंजी है पुष्पा के हेल्प के लिए ला के टेबल पे रखते हैं। और पुष्पा काफ़ी खुश होती है कि इतने दिनों से मैं इस चौल में रह रही हूँ, 17-18 सालों से, और अगर मैंने कुछ कमाया है इस चौल में तो वो है इन चौल वालों का प्यार। लेकिन पुष्पा कहीं ना कहीं किसी का कुछ भी नहीं लेना चाहती है। तो वहाँ पे सोनल बहन कहती हैं और मनीष जी कहते हैं कि पुष्पा जी आपको किसी का कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। और उसके बाद सोनल जी और मनीष जी हिसाब किताब करते हैं। तो उन्हें हिसाब किताब में ये निकलता है कि पटोले का जो ऑर्डर है कलावती बहन का पूरा करने के बाद कितना पैसा आएगा, जो पोटले बच गए हैं, नहीं जले हैं, सेफली हैं, उनको बेचने के बाद कितने पैसे निकल आएंगे। यानी कि सब तरफ से पैसे का जोड़ तोड़ करने के बाद अंत में निकलता है कि 10.5 लाख कम पड़ रहे हैं। तो सोनल जी कहती हैं कि तो पुष्पा बहन ये पैसे मैं दूंगी। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, मैं आपसे भी ये पैसे नहीं ले पाऊंगी। तो इस पर मनीष जी और सोनल बहन कहती हैं कि आप हमें कब तक समधी और समधन समझते रहिएगा, कभी तो दोस्त समझिए। दोस्त कहती हैं लेकिन आप दोस्त समझती नहीं हैं। अगर आप हमें दोस्त समझेंगी ना तो हमारे पैसे आपको खुद से अलग नहीं लगेंगे। तो पुष्पा जी यानी कि पुष्पा हामी भर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर चिराग और अश्विन भी खड़े हैं और दीप्ति भी खड़ी है। दीप्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अश्विन और चिराग को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अश्विन भी कहीं ना कहीं अपने मॉम और डैड से पैसे नहीं लेना चाहता है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई है। चाहती तो पुष्पा भी नहीं है, लेकिन उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी बन गई है कि उसे लगता है पुष्पा को कि अगर सोनल बहन से ले लिया जाए तो कोई बात नहीं है। उसके बाद सोनल जी और मनीष जी से पुष्पा कहती है कि आप लोग बहुत साथ दिए हैं, शुरू से ही आपने साथ दिया है। और उसके बाद वो गले लग जाती है, लेकिन पुष्पा देखती है कि अश्विन की आंखों में कहीं ना कहीं ना है, यानी कि मॉम और डैड से वो नहीं लेना चाहता है। दीप्ति भी अश्विन की आंखों को पढ़ लेती है और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। अब इसके आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि कन्हैया शुक्ला, जिसने कि वीरेंद्र सितलवार के कहने पे पुष्पा को धोखा दिया था, जुगल को धोखा दिया था, वो सूरत में रहता है और वो इस वक्त अपने घर पे है। तभी वहां पर दरवाजे में पैर से धक्का देके जुगल घुसता है और वो सामने देखता है कि कन्हैया शुक्ला अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, चाय पी रहा है। तो वो सीधा उस पर वार करता है, कन्हैया शुक्ला पर, और कहता है कि वीरेंद्र सेतलवार के कहने पे तुमने जो हमें धोखा दिया है, अब तुम्हें वो अपना धोखा कबूलना पड़ेगा। पहले तो कन्हैया शुक्ला ना ना करता है, वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब जुगल उसे धमकी देता है तो वो कहता है कि मैं सब कुछ बोलूँगा, जैसा तुम कहोगे मैं वही कहूँगा। तो जुगल जो है वो पॉकेट से मोबाइल निकालता है और कहता है कि जो कुछ भी तुझसे वीरेन ने करवाया है उसे मैं रिकॉर्ड करूँगा, चल बोल। उसके बाद वो बोलता जाता है और जुगल उसे रिकॉर्ड करता है। अब इधर पुष्पा जो है अश्विन के साथ बैठ के चाय पी रही होती है और अश्विन कहता है कि मॉम डैड से पैसा लेना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और यही बात चिराग दीप्ति को भी कह रहा है। लेकिन पुष्पा कहती है कि अभी वक्त नाजुक है और इस नाजुक वक्त में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लेंगे उनसे ज़रूर, लेकिन समय पर उन्हें वापस भी कर देंगे। तभी वहाँ पे कुरियर वाला आता है और पुष्पा कुरियर लेने जाती है। कुरियर में जो लेटर आया है उसे वो खोलती है, तो पढ़ती है तो देखती है कि ये तो राशि के कॉलेज से आया है। तब तक अश्विन, चिराग, दीप्ति भी वहाँ पे आ जाते हैं कि राशि के कॉलेज से कौन सा लेटर आया है। तो पुष्पा पढ़ने के बाद कहती है कि ये राशि के कॉलेज में उसके पूरे साल का फी किसने जमा किया। उसके बाद वो कागज़ पे नीचे में लेटर के स्टाम्प देखती है और नाम देखती है, साइन देखती है। तो वो सीधे बापोद्रा के पास आती है। हालांकि उस समय बापोद्रा भी सुशीला से कुछ कह रहा होता है पुष्पा के ही बारे में। तभी पुष्पा वहाँ पे आती है और कहती है कि अंदर आ जाऊं। तो बापोद्रा कहता है कि अगर मैं कह दूं कि नहीं मत आ तो क्या रुक जाएगी तू? तू तो तब भी आएगी, तो फिर आ ही जाना। उसके बाद पुष्पा अंदर आती है और कहती है
कि बापोद्रा मैंने पूरे चौल वालों का चीज़ वापस कर दिया है। जो भी उन्होंने हेल्प के लिए मुझे दिया था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये रहे तेरे रुपये, और इसे तू भी रख ले। अब रुपया वापस करते हुए देखकर पुष्पा को सुशीला थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है कि मैंने तो तेरे हेल्प में थोड़ा सा अपना बचा के जमा किया हुआ कुछ पैसा दिया था, लेकिन तू इन्हें क्यों दे रही है? इन्होंने कब तेरी मदद की? तो इस पर पुष्पा कहती है कि इसने, यानी कि तेरे वर ने राशि के कॉलेज के पूरे साल का फ़ी भर दिया था। तो ये बात सुनने के बाद सुशीला को बड़ी हैरानी होती है कि भला राशि के कॉलेज का फ़ी इन्होंने क्यों भरा? तो उस पर बापोद्रा कहता है कि वो तो मैं इसलिए भर दिया था क्योंकि सुशी ये तुझसे कह रही थी कि पूरे साल का फ़ी भरना है और इसके पास पैसे नहीं है। मुझे लगा कि राशि तो मेरी बेटी जैसी है, ऐसे भी मैं राशि को अपनी बेटी मानता हूँ, सो मुझे लगा कि मुझे मदद करना चाहिए, तो मैंने राशि के कॉलेज का फ़ी भर दिया। इस पर सुशीला काफ़ी खुश होती है और पुष्पा बापोद्रा से कहती कि बापोद्रा, तेरी मेरी चाहे जितनी भी लड़ाई हो और मेरी नज़र में तू चाहे दिल का कितना भी काला हो या फिर जुबान का कड़वा हो, लेकिन जब कभी भी मुझ पर मुसीबत आई है तो तू पीछे नहीं हटा है। आज भी मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो भी तू मेरे साथ खड़ा है। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हूँ, तू ये क्या समझ रही है? तो पुष्पा कहती है कि हाँ, तू दिखा रहा है कि तू मेरे साथ नहीं खड़ा है, तो फिर तूने राशि के कॉलेज का फ़ी क्यों भरा? तो बापोद्रा कहता है कि वो तो मैं बोला ना कि राशि मेरी बेटी जैसी है। तो पुष्पा कहती है कि तू क्यों नहीं मान लेता है कि तू दिल का अच्छा है, बस जुबान का थोड़ा कड़वा है। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि ये सब मत बोल, समझी तू? तो पुष्पा कहती है कि चल ये तो कह सकती हूँ ना कि तेरी प्रार्थना को बहुत सुंदर वर मिले, बहुत हैंडसम वर मिले, बहुत समझदार वर मिले। और उसके बाद बापोद्रा को ये बातें कहने के बाद पुष्पा तो वहाँ से झट से चली जाती है, लेकिन बापोद्रा सुशीला से कहता है, दोस्त मेरी बेटी को आशीर्वाद दे रही थी या अपने बेटे की सिफारिश कर रही थी, पता नहीं। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि जुगल जो है कन्हैया शुक्ला का जो बयान है, जो कि वो सूरत जाके सुबह सुबह लाया था, उसे पुष्पा, दीप्ति, चिराग और अश्विन को सुना रहा है, दिखा भी रहा है मोबाइल पे। और उसकी जो बातें हैं, कन्हैया शुक्ला जो अपना गुनाह कबूल किया है और वो जो वीडियो है उसमें वो सब कुछ सुनने के बाद बड़ी हैरत होती है पुष्पा को कि किस तरह से कन्हैया शुक्ला ने उन लोगों को मूर्ख बनाया, उन लोगों से उनको पैसा देके उनके घर का कागज़ ले लिया। इन लोगों को काफ़ी ताज्जुब होता है कि वीरेंद्र सेतलवार ने उनके साथ बहुत ही भयानक खेल खेला है। उसके बाद जुगल जो है वो पुष्पा को कहता है कि एग्रीमेंट का पेपर हम लोग को देखना चाहिए, और फिर वो अश्विन को कहता है तो दीप्ति जाके एग्रीमेंट का पेपर लाती है। और एग्रीमेंट का पेपर देखने के बाद जुगल पुष्पा से कहता है कि पुष्पा, एक बार तो हमें वीरेंद्र से मिलना ही पड़ेगा। यानी कि अब जो है पुष्पा और जुगल एग्रीमेंट का पेपर देखने के बाद वीरेंद्र सेतलवार से मिलने के लिए जाएंगे। तो अगले दृश्य में अब वीरेंद्र सेतलवार को देखिए, वो माता रानी का पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है। और ऐसा आपने पहले भी एपिसोड में देखा होगा कि पूजा पाठ जो है ये वीरेंद्र सेतलवार काफ़ी करता है, लेकिन बेईमानी करना नहीं छोड़ता है। भगवान का नाम तो खूब लेता है लेकिन बेईमानी नहीं छोड़ता है। खैर, जिस समय ये माता रानी की पूजा कर रहा होता है उसी समय पुष्पा और जुगल आते हैं एग्रीमेंट का पेपर लेके, और वो लोग भी माता रानी को प्रणाम करते हैं। अब उन्हें वहाँ पर देखकर वीरेंद्र की तो हालत बिगड़ जाती है कि इनकी इतनी हिम्मत कि ये सर उठा के मेरे घर पर आ गए। खैर, वो अपने मन के ऊपर काबू रखता है, अपने गुस्से पे काबू रखता है और तिरछी नज़रों से पुष्पा और जुगल को देखता है। फिर आने का आशय पूछता है तो जुगल कहता है कि हम कुछ खास काम से आए हैं। और उसके बाद वीरेंद्र जो है पुष्पा के हाथ में एग्रीमेंट का पेपर देखता है तो वो बोलता है पुष्पा से, तो फिर आपने मन बना ही लिया तो क्या सोचा है आपने? तो पुष्पा कहती है कि सोचूंगी क्या, जो सोचा है वही तो कहने आए हैं। तो वीरेंद्र सेतलवार को लगता है
कि पुष्पा पागल हो गई है और इस तरह की बातें कर रही है। फिर भी वो जरा सा शुभचिंतक बोल के कहता है कि मैंने तो आपसे कहा था पुष्पा बहन कि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा ही खड़ा रहूँगा। तो अब क्या है कि मैंने जो कहा था अब आप उस एग्रीमेंट पे साइन कर लिए तो मुझे दीजिए। तो पुष्पा कहती है कि मैं एग्रीमेंट के पेपर नहीं दे रही हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ। और उसके बाद पूरा का पूरा 22.5 लाख रुपया जो था वो टेबल पे वहाँ पे रख देती है और उसके बाद कहती है कि इसे आप उठा लीजिए और हमारे घर का जो पेपर है उसे अंदर से लेके आइए। वीरेंद्र से तलवार को समझ में नहीं आता है कि 24 घंटे से पहले इन लोगों के पास पैसे कहाँ से आ गए। अभी वो सोच ही रहा होता है, तब तक जुगल जो है कन्हैया शुक्ला का वो जो बयान जो उसने दिया है, गुनाह को बोला है, वो वीडियो वीरेंद्र से तलवार को दिखाता है। अब वीरेंद्र से तलवार कन्हैया का वीडियो देखने के बाद परेशान हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। तो पुष्पा फिर से कहती है कि अब क्या मुझे फिर से बोलना होगा कि आप अंदर जाइए और हमारे घर का पेपर लेकर आइए। तो वीरेन पुष्पा की ओर देखता है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्या किए। तो इस पर जुगल कहता है कि ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वीरेन। जिस प्रकार से दुर्योधन ने पांडवों के रास्ते में न जाने कितने जाल बिछाए और कितने बार उनके रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन हर बार पांडव जीत ही गए, दुर्योधन की चाल से बच ही गए। बस यही समझ ले कि हम पांडव है, तू दुर्योधन है। तू जितनी भी चालें चलेगा ना, हर बार हम तेरी चाल से निकल जाएंगे। उन्हें देखकर वीरेन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके बाद पुष्पा कहती है और उसका एक तो आपने देख ही लिया कि हम अपने घर का पेपर मांगने के लिए आए हैं। उसके बाद वीरेन जब घर का पेपर लाने अंदर नहीं जाता है तो फिर से जुगल आंख दिखाता है और कहता है कि कितनी बार हमें कहना पड़ेगा कि हम घर का पेपर लेने के लिए आए हैं और पैसे तो तुम्हारे दे ही दिए हैं। तो पुष्पा कहती है कि शायद ये भूल गए हैं कि इन्होंने क्या अपना वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर इन्हें पैसे चाहिए। सो हमने पैसे दे दिए तो ये पेपर नहीं दे रहे हैं। खैर वीरेन अंदर जाता है बार बार उनके कहने पे और घर का पेपर लाके पुष्पा को देता है। पुष्पा घर के पेपर ले लेती है और उसके बाद अच्छे से पेपर कहती है जुगल को कि जुगल एक बार पढ़ ले, इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे घर के पेपर में भी कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना लिख दिया हो, ना कर दिया हो। उसके बाद जुगल जो है पुष्पा के घर के पेपर को अच्छी तरफ से रीड करता है, एक एक पन्ने को देखता है, पढ़ता है और पुष्पा भी देखती है, पढ़ती है। उसके बाद कहता है कि नहीं सब ठीक है। उसके बाद पुष्पा क्या करती है सो आप आगे देखिए। उसके बाद पुष्पा एग्रीमेंट के पूरे पेपर टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो पेपर के जो पूरे टुकड़े हैं वो वीरेंद्र से तलवार के मुंह पर फेंक देती है। वीरेंद्र से तलवार इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर पाता है, उससे सहन नहीं होता है कि पुष्पा उस पर इस तरह से चीख रही है और इस तरह से एग्रीमेंट के पेपर फाड़ के उसके ऊपर फेंक रही होगी। ये सब उसे सपने की तरह लगता है क्योंकि उसने तो कल्पना की थी कि जब पुष्पा का घर बिकने लगेगा तो पुष्पा उसके सामने आके हाथ जोड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी। अब वहाँ पर ये एग्रीमेंट के पेपर आके उसके ऊपर फेंक रही है तो उसे जरा सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसे में पुष्पा क्या करती है सो अभी आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा वीरेंद्र से तलवार को ये भी बता रही है कि वो दीपक सुमैया का ऑर्डर जो साउथ अफ्रीका वाला है वो भी लेगी और जो 6000 पटोले उसके घर पे रखे थे जो बच गए और वो 5 पटोले जिसे कि जुगल ने सुब्रा के घर पे रख दिया था वो सभी बच गए हैं और उनको तो वो सबको बेच ही लेगा, अपना सारा बना हुआ माल तो वो बेच ही लेगा और नए ऑर्डर भी लेगा। ये सब सुनने के बाद कस के वीरेन को गुस्सा आता है और वो पुष्पा पे हाथ उठाने लगता है। तो वैसे ही जैसे ही वो पुष्पा पे हाथ उठाता है वैसे ही जुगल जो है वो वीरेन का हाथ जो है ऐंठ देता है पीछे मोड़ के और उसे कहता है कि आइंदा कभी ये गलती मत करना। पुष्पा पे अगर तूने
किसी भी किस से नज़र डाली और उसमें हाथ उठाया तो तेरा ये हाथ मैं तुझे ही तोड़ के तेरे हाथों में दे दूंगा। और उसके बाद जुगल जो है वीरेन को धक्के दे देता है। वीरेन अपने सोफे पे गिर जाता है और उसके बाद उसके हाथ में काफ़ी उसको दर्द होने लगती है। वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं, जुगल और पुष्पा तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वीरेन हारा हुआ सा खुद को देखने लगता है। अब इधर अश्विन के ऑफिस में चलते हैं, जहाँ की मयूर सर अश्विन को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो जो खास कंपनी जो हमें खास प्रोजेक्ट पे काम करना है उसका टेंडर लगभग सबने भर दिया है। और देखो अश्विन, अब हमें टेंडर अपना देखना है। मैं चाहता हूँ कि ये टेंडर तुम कंपनी को दिलवाओ। तो अश्विन थोड़ी सोच में पड़ जाता है। तो मयूर सर कहते हैं कि तुम्हें उड़ने के लिए पंख दिया है हमारी कंपनी ने, उड़ो और उस टेंडर को पास करवाओ। तुम्हें याद है ना कि उस प्रोजेक्ट पे वो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसका कि 1% तुम्हें मिलेगा, यानी कि 20 लाख रुपए। ये बात सुनने के बाद अश्विन सोचने लगता है कि 10.5 लाख रुपये मम्मी को मॉम से लेना पड़ रहा है। अगर मैं ये टेंडर पास करवा दूं तो ये पैसे मम्मी के काम आ जाएंगे। और वो मयूर सर को कहता है कि ज़रूर सर, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस टेंडर को पास करवाने में। अब चलिए फिर से एक बार हम लोग चौल चलते हैं, जहाँ की बापोद्रा को उस चौल में रहने वाले हसमुख भाई बहस कर रहे हैं बापोद्रा के साथ। लेकिन बापोद्रा कहता है कि मैं तो कॉरपोरेटर का जब से चुनाव के लिए प्रयास कर रहा हूँ तब से सुशीला इस चौल की मालकिन है, तो अब तुम सुशीला से बात करो। तभी वहाँ पे पुष्पा और जुगल आते हैं, तो उनको पता चलता है कि चौल में उनकी ही वजह से बहस हो रहा है। तो पुष्पा पूछती कि बात क्या है, तो सुशीला बोलती है कि हसमुख भाई कहते हैं कि इस चौल से तुझे कारखाना हटाना पड़ेगा, क्योंकि कारखाने की वजह से आग लगी और अगर ये आग पूरे चौल में लग जाती तो क्या होता। तो इस पर पुष्पा कहती है कि मैं यहाँ पर इतने सालों से टिफ़िन सर्विस चलाती हूँ, गैस चूल्हा चलाती हूँ, हीटर सब कुछ तो चलाती हूँ, लेकिन क्या कभी आग लगी। और इस बार ताना बाना में तो ऐसा कोई काम ही नहीं होता है जिससे कि चौल में आग लगे। हाँ, ये आग लगवाई गई थी, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जानबूझ के किसी प्रकार से कोई यहाँ पे आग कोई कारखाना में काम की वजह से लगा है। और अगर ये हुआ भी है तो तुम लोग इसमें चौल में कैमरा लगवाओ, सिक्योरिटी गार्ड रखो। ये क्या कि मुझे कारखाना बंद करने के लिए बोल रहे हो। तो सुशीला को लगता है कि पुष्पा सही बोल रही है, हमें चौल में कैमरा लगवाना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए ताकि सबको सुरक्षा मिले। तो पुष्पा की जो ये बात है ये सुशीला मान जाती है। तो बापोद्रा को थोड़ा गुस्सा आता है कि पुष्पा जो है आइडिया जो दे रही है ये खर्चा बढ़ाने वाला आइडिया दे रही है, क्योंकि अगर मैं चौल में कैमरा लगवाऊंगा तो उससे तो मेरा ही खर्च बढ़ेगा ना। तो इस पर सुशीला कहती है कि क्या सोच रहे हो, आखिर चौल वालों से तुम पैसा भी तो लेते हो, उनका किराया भी तो लेते हो, तो फिर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं मिलना चाहिए, कैमरा क्यों नहीं लगना चाहिए। तो बापोद्रा कहता है कि तू घर चल, मैं घर में तुझसे बात करूंगा। और उसके बाद हसमुख भाई कहते हैं कि आगे से फिर अगर ऐसा कुछ भी चौल में हुआ तो मैं यहाँ पे कारखाना आपका नहीं चलने दूंगा। सभी तो अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर पुष्पा भी अपने घर आती है और उसके बाद पुष्पा और जुगल दीप्ति के साथ ताना बाना को फिर से कैसे खड़ा किया जाए चाय पीते हुए इस पर डिस्कस करते हैं। दीप्ति भी अपने कुछ आइडियाज़ देती है जुगल को, और पुष्पा भी देती है, दीप्ति भी देती, क्योंकि दीप्ति भी ताना बाना ज्वाइन करने वाली है। अभी ये लोग इस पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी मास्टर जी का गांव से फ़ोन आता है पाटन से, और ये लोग फ़ोन पे मास्टर जी से बात करते हैं। तो मास्टर जी को पहले तो मास्टर जी काफ़ी खुश होते हैं इस बात से कि इतना बड़ा नुकसान ताना बाना में हुआ, लेकिन पुष्पा और जुगल अपनी बुद्धि से संभल गए और फिर से ताना बाना को खड़ा करने की बात सोच रहे हैं। और फिर यहीं पे मास्टर जी जो हैं इन लोग से कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोग जितना हिम्मत के साथ ताना बाना को फिर से खड़ा कर रहे हो और अपनी जीत को जिस तरह से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, उससे यहाँ की बहनों को, कामगार बहनों को काफ़ी हिम्मत मिला है और वो लोग मुंबई आना चाहती हैं, तुम लोगों के साथ रह के काम करना चाहती हैं। तो इस पर जुगल कहता है कि नहीं मास्टर जी, अभी बहनों को वहीं रहकर काम करने घर से बोलिए, इसलिए कि वीरेंद्र से तलवार जो है उनको काम छोड़ने पर 10 लाख रुपये मांगेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कोई भी कामगार बहनें किसी भी किस्म से वीरेंद्र के हाथों फंसे, वीरेंद्र की चाल में फंसे।
तो मास्टर जी कहते हैं कि ठीक है, ये काम मैं संभाल लूँगा, मैं उन लोगों को समझा दूँगा। तुम और पुष्पा अच्छे से वहाँ पे रहना और कोशिश करना कि अब वीरेन जो है कोई भी ऐसी चाल ना चले कि तुम लोगों के बिज़नेस पर उसका असर पड़े। तो जुगल कहता है कि नहीं मास्टर जी, अब हम पूरी तरह से संभल कर चलेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं पुष्पा कहती है कि बस अब हमें एक ही काम करना है दीप्ति, कि ताना बाना को फिर से खड़ा करना है और इसे फिर से खड़ा करने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे। तो दीप्ति कहती है कि ज़रूर करेंगे, जिस तरह से आपने और जुगल जी ने हिम्मत दिखाई है उससे मुझ में बहुत हिम्मत आई है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे के एपिसोड में जो देखेंगे वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि आगे के एपिसोड में यानी कि कल के एपिसोड में अब ये दिखाया जाएगा कि किस प्रकार वीरेन सेतलवाड़ ने कई साल पहले जुगल की पत्नी को धोखे से दूध में जहर दिया था और उसकी पत्नी और उसके पेट में जो बच्चा था वो खत्म हो गया था। हालांकि ये दूध जहर वाला दूध उसने रखा था जुगल के लिए, लेकिन धोखे से पी गई थी उसकी पत्नी। और ये राज जानने के बाद जुगल पर क्या असर होगा, ये सब हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे मैं फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में अपनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।